राजीव दीक्षित भारत के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने व्याख्यानों से पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की अलख जगाई। इस स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भारत के इतिहास से लेकर विदेशी कंपनियों के लूट के बारे में बताया था कि किस तरह विदेशी कंपनियों के भारत गरीबी की ओर बढ़ता जा रहा है। राजीव दीक्षित को खुलकर बोलना पसंद था और वो किसी नेता से नहीं डरते थे। वो सदैव भारत के नेताओं की असलियत को देश की जनता तक पहुंचाते रहे हैं। राजनीतिक प्रश्नों के अलावा उन्होंने घरेलू आरोग्य पद्धतियों और स्वदेशी चिकित्सा का भी प्रसार किया, जिससे देश के लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। आइए आपको उसी स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता राजीव दीक्षित की जीवनी से रूबरू करवाते हैं। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित और माता का नाम मिथिलेश कुमारी दीक्षित था। राजीव दीक्षित के दादाजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे, जिन्होंने कई स्वदेशी आंदोलनों में भाग लिया था। राजीव दीक्षित के पिताजी बीटीओ ऑफिसर थे। राजीव दीक्षित के परिवार में उनके छोटे भाई प्रदीप दीक्षित और बहन लता शर्मा है। राजीव दीक्षित ने अपना बचपन गाँव नाह में ही बिताया था, जहाँ से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली थी। उन्होंने अपने एक व्याख्यान में अपने गाँव के बारे में बताया था कि उनके गाँव में अभी तक बिजली और रोड नहीं है, जिसके कारण उन्हें गाँव से 5.6 किमी पहले ही उतरकर गांव में पैदल जाना पड़ता था। राजीव दीक्षित ने अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ली थी। अपनी उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो इलाहाबाद बीटेक पढ़ने के लिए गए। इलाहाबाद में उन्होंने जेके इंस्टीट्यूट नामक कॉलेज से उन्होंने बीटेक की डिग्री ली और बाद में एमटेक की डिग्री ली थी। इस दौरान भोपाल गैस हत्याकांड से काफी पीड़ित हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बीटेक बीच में रोक दी, लेकिन इसे बाद में पूरा करके उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। अब आइए आपको उनके स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होने की कहानी के बारे में बताते हैं। राजीव दीक्षित अपनी बीटेक की पढ़ाई के दौरान एक रिसर्च के सिलसिले में वो नीदरलैंड गए, जहां पर एम्स्टर्डम में उनको अपने रिसर्च के बारे में बोलना था। यहाँ पर जब उन्होंने अंग्रेजी में अपना रिसर्च पत्र पढ़ना शुरू किया तो उनको एक डच वैज्ञानिक ने रोकते हुए कहा कि तुम अपनी मातृभाषा हिंदी में रिसर्च पेपर क्यों नहीं पढ़ते। इस पर राजीव दीक्षित ने जवाब दिया, अगर मैं हिंदी में रिसर्च पेपर पढ़ूंगा तो यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आएगा। उस डच वैज्ञानिक ने कहा, हमारी समझने या न समझने की चिंता आप क्यों करते हैं, और आपसे पहले आए हुए कई वैज्ञानिकों ने अपनी मातृभाषा में रिसर्च पेपर पढ़ा था, जबकि वो भी चाहते तो अंग्रेजी में पढ़ सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर भाषा अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी बात लोगों तक पहुँच जाएगी। इसके बाद से राजीव दीक्षित को अपनी मातृभाषा के महत्व की समझ आई कि जब तक आप अपने मौलिक शोध के बारे में अपनी मातृभाषा में नहीं बोलेंगे तब तक आपको कोई नहीं समझ पाएगा। इसके बाद उन्होंने गहन चिंतन किया और हिंदी पर अपनी पकड़ बनाना शुरू किया, क्योंकि बचपन से अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ने की वजह से उनकी आदत अंग्रेजी भाषा की बनी हुई थी। वहीं पर उन्होंने अन्य देशों एक वैज्ञानिकों से उनकी शिक्षा पद्धति के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा पद्धति उनकी मातृभाषा में होती है। तब राजीव दीक्षित ने सोचा कि अगर दूसरे सभी देश अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा लेते हैं तो भारत में शिक्षा पद्धति का अंग्रेजीकरण क्यों है और इसका निदान कैसे किया जाए। इसके बाद वो भारत की शिक्षा पद्धति की खोज में लगे। अब जब वो नीदरलैंड से भारत लौटे तो उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया कि भारत को विदेशी कंपनियों की लूट से भारत को आजाद करना है। इसके लिए उन्होंने भारत में आकर आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। सन 1991 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। वैसे तो इस आजादी बचाओ आंदोलन की तो 1984 के भोपाल गैस हत्याकांड से ही शुरू हो गई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड की वजह से कई लोगों की जान गई थी। उस समय इस आंदोलन का उद्देश्य भोपाल गैस हत्याकांड की दोषी अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड को देश से भगाना था। इस कंपनी को उस समय जब भारत सरकार ने माफ कर दिया तब इसको देश से बाहर निकालने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान ने राजीव दीक्षित और उनके साथी सफल रहे और उस कंपनी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कारगिल, ड्यूपॉन्ट जैसी बड़ी कंपनियों को इस देश से भगाया था। इसके बाद 1991 में उन्होंने डंकल प्रस्ताव के विरोध में कई व्याख्यान और जनवरी रैलियां की थी, क्योंकि इस प्रस्ताव के तहत अनेकों विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने वाली थी। जब इस डंकल प्रस्ताव का अध्यक्ष आर्थर डंकल भारत आया तो एयरपोर्ट पर ही राजीव दीक्षित और उनके साथियों ने डंकल के साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। जब वो तिहाड़ जेल में गए थे उस समय तिहाड़ जेल की पुलिस अधीक्षक किरण बेदी थी। वहां पर जेल में रहते हुए उन्होंने बॉडी मार्क चेक करवाने के लिए कपड़े उतरवाने के नियम का विरोध किया था। अब उन्होंने इस नियम के विरोध में किरण बेदी से इस नियम के नियमावली प्रपत्र को पढ़ने की बात कही। किरण बेदी ने बड़ी मुश्किल से उस नियमावली पत्र को राजीव दीक्षित तक
पहुंचाया। ये नियमावली पत्र 1860 का बना हुआ था, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि इस नियम का उपयोग अंग्रेज भारतीयों का अपमान करने के लिए करते थे। उस समय अंग्रेजों का उद्देश्य कैदी की जांच करने से ज्यादा अपमान करना था, ताकि वो ज्यादा विरोध न करे। इस पत्र को पढ़कर उनके मन में अंग्रेजों के नियमों को अब तक अपनाए जाने पर अफसोस हुआ था और इस पर उन्होंने जेल से छूटने के बाद रिसर्च किया था। राजीव दीक्षित के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात इतिहासकार और लेखक प्रोफेसर धर्मपाल से हुई। तो पिछले कई वर्षों से यूरोप में अध्यापक थे, अब राजीव दीक्षित उनके सानिध्य में रहकर अंग्रेजों के समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों का उन्होंने अध्ययन किया और उन दस्तावेजों के आधार पर देश को जागृत करने का प्रण लिया। ये दस्तावेज धर्मपाल जी ने इंग्लैंड के पुस्तकालय से बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे। अब उन्होंने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया और आवश्यक सूचनाएं इकट्ठी की। इन्हीं सूचनाओं को उन्होंने अपने व्याख्यानों के जरिए पूरे देश की जनता तक पहुंचाया। राजीव दीक्षित ने अपने शोधों में पाया था कि अंग्रेजों ने 34,735 कानून भारत को लूटने के लिए बनाए थे और उनका कहना था कि भारत सरकार आज भी वो सारे कानून चला रहा है जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे। राजीव दीक्षित ने बताया था कि इन्हीं अंग्रेजों के नियमों की वजह से भारत में भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं हैं। उनका कहना था कि 15 अगस्त 1947 को केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, जबकि भारत को आजादी नहीं मिली थी। उनका कहना था कि स्वतंत्रता का अर्थ अपने बनाए हुए नियमों और व्यवस्थाओं में जीना है, लेकिन 1947 में एक भी नियम खुद के तंत्र का नहीं बना हुआ है। सन 1999 में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग गुरुवार स्वामी रामदेव से हुई थी, जो उस समय योग को देश में फैलाने के लिए अग्रसर थे। अब स्वामी रामदेव से मुलाकात के बाद उन्होंने भारत को स्वावलंबी और स्वदेशी बनाने के लिए 10 वर्षों तक अथक प्रयास किया था। 10 वर्षों के बाद दोनों ने मिलकर 2009 में भारत स्वाभिमान की स्थापना की थी। इस भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव का पद राजीव दीक्षित को दिया गया। बाबा रामदेव भी राजीव जी के व्याख्यानों से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने कई व्याख्यान अपने पतंजलि योगपीठ में करवाए ताकि उनकी बात टीवी के माध्यम से पूरे देश की जनता तक पहुंचे। 1 अप्रैल 2009 को भारत स्वाभिमान का उद्घाटन हुआ था, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया था। यहीं से उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई थी और देश के करोड़ों लोग उनके व्याख्यान सुनने लगे। उनके व्याख्यान इतनी सरल भाषा में होते थे जिनको समझना बड़ा आसान था। उनके व्याख्यानों से देश के लोगों को भारत का वास्तविक इतिहास और स्वदेशी की महत्ता का पता चला था। उन्होंने इस भारत स्वाभिमान के तहत कई विदेशी कंपनियों का खुलासा किया था जो भारत को अनेक वर्षों से लूट रही है। उनको राजनीतिक पार्टियों से भी आपत्ति थी और उन पर खुलकर प्रहार करते थे। इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, देश के संविधान, कानून प्रणाली जैसे कई मुद्दों पर तथ्यों के साथ अपने व्याख्यान दिए थे। राजीव दीक्षित पूरे देश में अपने भारत स्वाभिमान अभियान का प्रसार कर रहे थे। इन्हीं व्याख्यानों के दौरान वो 26 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गए थे। यहाँ पर उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया था। उसके अगले दिन वो जांजगीर जिले में व्याख्यान देने गए, जहाँ पर भी उन्होंने 2 विशाल जनसभाएं की थी। इसके 28 नवम्बर को बिलासपुर और 29 नवम्बर को दुर्ग जिले में पहुंचे थे। अब दुर्ग में अपने व्याख्यान देने के लिए बेमेतरा तहसील से वो रवाना हुए। वहाँ पर रास्ते में ही उन्हें पसीना आने लगा था। उनके साथ जा रहे आचार्य दयासागर ने उनसे तबीयत पूछी तो उन्होंने बताया था कि उन्हें शायद गैस की शिकायत है, इसलिए आचार्य दयासागर उनको अपने दुर्ग वाले आश्रम में लेकर गए। आश्रम में आकर वो सीधा शौचालय में गए। काफी देर बाद जब राजीव जी बाहर नहीं निकले तो दरवाजे को तोड़ा गया। उस समय राजीव जी पसीने से भीगे हुए बेहोश होकर नीचे पड़े हुए थे। उन्हें तुरंत उठाकर बिस्तर पर लेटाया गया और पानी छिड़का गया। आचार्य दयासागर ने उन्हें तुरंत अस्पताल जाने को कहा, लेकिन राजीव दीक्षित ने ये कहकर मना कर दिया कि वो होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ी बार बाद होम्योपैथी डॉक्टर ने आकर उन्हें दवाइयां दी। फिर भी उनकी तबीयत में सुधार न होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां 5 डॉक्टरों की टीम उनके साथ थी। उस रात 30 नवंबर 2010 को 1 से 2 के बीच डॉक्टरों ने राजीव दीक्षित को मृत घोषित कर दिया। राजीव दीक्षित के मृत्यु के अज्ञात कारणों के बावजूद बिना पोस्टमार्टम कराए जनता तक ये बात पहुंचाई गई कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। राजीव दीक्षित के कई साथियों का मानना है कि उनकी मृत्यु विष के कारण हुई थी, क्योंकि मृत्यु के समय उनका शरीर नीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। अब उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई प्रदीप दीक्षित भी वहां पर पहुंचे। अब स्वामी रामदेव ने राजीव दीक्षित के मृत्यु की खबर को अपने योग शिविर के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाया था। उसके बाद भिलाई से राजीव दीक्षित के पार्थिव शरीर को रायपुर मेडिकल कॉलेज में लाया गया। यहाँ से उनके भाई प्रदीप दीक्षित राजीव दीक्षित के पार्थिव शरीर को पतंजलि योगपीठ लेकर आए। यहाँ पर उनके परिवार और उनके प्रशंसकों ने उनके अंतिम दर्शन किए थे। उसके बाद 1 दिसंबर को राजीव दीक्षित का दाह संस्कार खंडवा हरिद्वार में किया गया।
राजीव दीक्षित की मृत्यु के बाद उनके चाहने वालों ने राजीव दीक्षित के पोस्टमार्टम न किए जाने पर विरोध प्रकट किया था, क्योंकि उनका मानना था कि आयुर्वेद को इतना करीब से जानने वाले को दिल का दौरान कैसे पड़ सकता है, जबकि वो वर्षों से दिल के दौरे के लक्षण और उपाय बता रहे थे। उनके प्रशंसक इस घटना के पीछे किसी अज्ञात ताकत का हाथ बता रहे थे जिसका पता नहीं चल सका और उनकी मृत्यु हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई। इस तरह राजीव दीक्षित ने केवल देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और उन्हें वर्तमान भारत का राष्ट्रभक्त कहा जाता है। मित्रों, राजीव दीक्षित भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप उनके व्याख्यानों से देश को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन और भारत स्वाभिमान के सभी सदस्यों सहित मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि आप राजीव दीक्षित के स्वदेशी आंदोलन अभियान को आगे ले जाएं और देश में भारत स्वाभिमान की अलख जगाएं। मैंने भी बचपन में एक बार उनका व्याख्यान सुना था जब वो हमारे विद्यालय में व्याख्यान देने आए थे। उस समय उन्होंने पेप्सी और कोका कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स के बुरे प्रभाव के बारे में बताया, जो आज भी मुझे याद है। तभी से मैंने न केवल सॉफ्ट ड्रिंक त्याग बल्कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग भी शुरू किया। मैंने भी अपने पुराने लेखों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी कंपनियों की लूट पर लेख लिखा था। आप भी केवल स्वदेशी वस्तुएं अपनाकर उनका सपना साकार कर सकते हैं। राजीव जी दीक्षित को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।